आप सभी स्टूडेंट्स को एस पांडे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप सबों को क्लास 10th इतिहास हिस्ट्री से सोशियलिज्म समाजवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के टॉपिक में, आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा समाजवाद क्या है, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है, यूटोपियन समाजवाद, स्वप्नदर्शी समाजवाद क्या है, और कार्ल मार्क्स की जीवनी को आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ें और साथ ही साथ इस क्लास को दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर करें। देखें तो सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बता दूं, समाजवाद का अंग्रेजी सोशलिज्म होता है। समाजवाद का अंग्रेजी क्या होता है? सोशलिज्म होता है। जो कि ये सोशलिज्म जो कि दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। एक देखिएगा सोशिया शब्द से, सोशिया शब्द से, और एक लिज्म शब्द से, ठीक है ना, एक लिज्म शब्द से। सोशिया शब्द जो है वो लैटिन शब्द से, सॉरी, सोशिया शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है और लिज्म जो है आपका फ्रांसीसी शब्द से आया है। समझे कि नहीं? सोशलिज्म यानी लैटिन शब्द, इंग्लिश, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी शब्दों से मिलकर, सोशिया शब्द आपका अंग्रेजी और लिज्म आपका फ्रांसीसी शब्द, यानी इन दोनों शब्दों के मिलने से आपका बना है सोशलिज्म। सोशलिज्म अर्थात समाजवाद। तो देखिए, समाजवाद को समझने के पहले आप ध्यान दीजिए, एक चीज को पहले समझ लीजिए। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे जातिवाद यानी कास्टिज्म, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन सबों को आप जानते होंगे। जातिवाद क्या है? अपनी जाति का समर्थन करना, क्या कहला है? जातिवाद, है ना। जातिवाद की भावना के कारण से वोट के समय अपने जाति को चयनित करता है, ऐसा देखने को मिलता है। आप लोग बुक में भी देखते होंगे कि जातिवाद यानी अपने जातियों को महत्व देना और दूसरे जातियों को अपने से नीचा देखना, ये क्या है? जातिवाद की भावना। क्षेत्रवाद, ये देखिए क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद क्या है? अपने क्षेत्र को महत्व देना और दूसरे के क्षेत्र को कम महत्व देना। जैसे बिहारी छात्र यदि महाराष्ट्र में एग्जाम देने के लिए जाता है तो वहां पे उसे मारा जाता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि स्टूडेंट, ये हिंदी भाषियों लोगों पर अत्याचार किया जाता है अन्य दूसरे राज्यों में। समझे कि नहीं? ये सभी क्षेत्रवाद की भावना है। संप्रदायवाद यानी संप्रदायवाद का मतलब क्या होता है कि अपने धर्म को ऊंचा एवं दूसरे धर्म को नीचा देखना, ये क्या है? संप्रदायवाद। यानी देख रहे हैं कि जिसमें वाद शब्द लगा हुआ है तो वो अपने को समर्थन कर रहा है। जैसे जातिवाद अपने जाति का समर्थन, संप्रदायवाद यानी अपने धर्म का समर्थन, क्षेत्रवाद यानी अपने क्षेत्र का समर्थन। तो ठीक यहाँ पर क्या है? समाजवाद यानी समाजवाद है। तो समाजवाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आप लोगों को समाजवाद का मीनिंग समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा बुक से रिलेटेड। समाजवाद देखिए, समाज और प्लस क्या है? वाद, उसके बाद तो सब चीज करना ही है। समाज प्लस क्या है? वाद। तो समाज का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, समाज का अर्थ होता है व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था। समाज नाम से ही है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हों, एक दूसरे से प्रतिदिन मिलते जुलते हों, तो एक समाज होता है। और समाज एक सकारात्मक शब्द है, व्यक्तियों को हितैषी शब्द के लिए समाज शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? समाज। और वाद का मतलब क्या हो गया? यानी समर्थन करना। अर्थात एक समाज में जितने भी समुदाय, अर्थात जितने भी वर्ग के लोग हैं, अर्थात आर्थिक आधार पर ऊंच या नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। अर्थात जितने भी प्रकार के वर्ग हों, यानी जाति के आधार पर हों या आर्थिक दृष्टिकोण से हों या धार्मिक दृष्टिकोण से हों, जितने भी वर्ग वाले वहां पर समुदाय समाज में व्यक्ति हों, उन सबों को हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना क्या है? समाजवाद। तो समाजवाद समझने का प्रयास कीजिए। समाजवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के व्यक्तियों के बीच
पारस्परिक संबंधों की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में, अर्थात सबों को एकजुटता की भावनाओं को बनाए हुए रखने में जो विचारधारा, जो कार्य होते हैं, वो सभी कार्य समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। समझे ना, वो मूल रूप से समाजवाद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके बुक जो क्लास 10th में दिया है, वो आपका इतिहास में औद्योगिकरण अर्थात औद्योगिक क्रांति से संदर्भ में समाजवाद के बारे में दिया गया है, यानी मजदूर और पूंजीपति वर्ग के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए समाजवाद क्या है। समाजवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जो आधुनिक काल के समाज को एक नई रूप और रेखा प्रदान किया है। औद्योगिकरण जब हो गया पूरे समाज में, औद्योगिकरण जब पूरे समाज में हो गई थी, तो औद्योगिकरण होने के कारण से मजदूरों की स्थिति शोचनीय, दयनीय हो गई थी। मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, अर्थात मजदूर लोग शोषित दमित हो रहे थे पूंजीपतियों के द्वारा। किसके द्वारा? पूंजीपतियों के द्वारा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ विचारक और कुछ चिंतक एक नई राष्ट्रवादी भावना को जागृत करते हुए एक नई विचारधारा का आगमन किया, और ये विचारधारा क्या हुआ? समाजवाद कहलाया। लेकिन समाजवाद है क्या? तो देखिए, आप यदि आपसे पूछेगा समाजवाद को परिभाषित करें, समाजवाद को परिभाषित करें, समाजवाद क्या है? तो देखिए आप लोग को ये मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। समाजवाद क्या है? यदि क्वेश्चन रहा कि समाजवाद क्या है, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि समाजवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसमें कि निजी स्वामित्व यानी निजी स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का उत्पादन के साधन पर यानी उत्पादन के साधन पर एवं उत्पादित वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों का मालिकाना हक न होकर सामूहिक रूप से सबों को समानता के रूप में हक दिया जाना ही समाजवाद है। वो क्या है? समाजवाद है। समाजवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जो कि वर्ग विहीन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अर्थात जितने भी समाज के वर्ग हैं उन सबों में को एक समानता का अधिकार देते हुए उनको वहां पर निजी स्वामित्व को हटाकर सामूहिक स्वामित्व, निजी स्वामित्व का मतलब होता है जैसे कोई पूंजीपति लोग अपनी कोई कारखानों में केवल अपना ही निजी मालिकाना हक दर जाता है, तो वो निजी स्वामित्व को हटाकर सामूहिक स्वामित्व की भावना को अपनाना और तो उससे लाभ अर्जित होती है, जो धन प्राप्त होता है उस धन पर निजी का हक ना हो। निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत हक ना हो, बल्कि सामूहिक रूप से एक समान रूप से धन का वितरण हो और मजदूरों को शोषण ना करे बल्कि मजदूरों को एक रूपता के रूप में रखे और सभी वर्ग वाले व्यक्ति एक दूसरे के हितों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। यही समाजवाद है। ये क्या है? आपका समाजवाद है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। समाजवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसमें कि समाज में किसी भी प्रकार के वर्ग का ना होना, अर्थात ना तो आर्थिक दृष्टिकोण से, ना तो धार्मिक दृष्टिकोण से, ना तो जाति के दृष्टिकोण से, बल्कि एक रूपता की भावना होना, अर्थात यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं पर जो होता है वह सामूहिक मालिकाना हक होता है और उसमें जो लाभ अर्जित होती है वह लाभ पर भी समान रूप से सामूहिक रूप से वितरण हो और सबों को एक रूपता के रूप से देखा जाना ही समाजवाद है। समझे ना? समाजवाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिएगा समाजवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, समाजवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब औद्योगिकरण, अब आप लोग समाजवाद समझ गए होंगे, फिर से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, आप लोग को अच्छी तरीके से बताऊंगा।
अब समाजवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया सामने आई थी, और औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब सामने आई तो जो छोटे छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उन सभी उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग आ गए थे, बड़े बड़े उद्योग आ गए थे। इसका मतलब बड़े बड़े कल कारखाने आ गए थे। उन सभी कल कारखानाओं में जो पूंजीपति लोग थे, पूंजीपति लोग वो क्या किए, मशीन, बड़े बड़े मशीन का प्रयोग करने लगे, बड़े बड़े मशीन का प्रयोग करने लगे। अर्थात मशीन की जो प्रयोग करने लगे थे, इसके कारण से मजदूरों की स्थिति दयनीय होने लगी। क्योंकि जब कहीं पर मशीन का प्रयोग किया जाता है तो मशीन का प्रयोग किया जाने पर मशीन जो है यानी अकेले 100 आदमी का काम एक मशीन कर लेता है, 100 आदमी का काम अकेले मशीन कर देता था। इसके कारण से मजदूरों को कल कारखानाओं से निकाला जाने लगा, और मजदूर लोग को कल कारखानों से निकाला जाने लगा। साथ ही साथ कुछ मजदूर जो काम करना चाहते थे वो सोचे मेरा पेट कैसे पलाएगा, मेरे बाल बच्चे का पेट कैसे पलाएगा, तो करना जबरदस्त मजबूरी है। इस कारण पूंजीपति लोग उन्हें अधिक से अधिक काम करवाते थे, अधिक से अधिक काम करवाते थे, और पारिश्रमिकी यानी मेहनताना यानी मासिक वेतन जो होता था उन्हें बहुत कम दिया करते थे, अर्थात पारिश्रमिकी बहुत कम दिया करते थे। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति शोचनीय, दयनीय हो गई थी। मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। मजदूर दर दर का ठोकर खाने लगा। ये पूंजीपतियों के द्वारा मजदूर जो होते हैं वो शोषित होते चले गए। मजदूर क्या हो गए, शोषित होते चले गए। इस शोषण के शिकार से आने के कारण से धीरे 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 वहां पर क्या हुई, धीरे धीरे वहां पर वर्ग समाज का, वर्ग रूप का समाज ले लिया। वहां पे 2 प्रकार के वर्ग बन गए। अर्थात आप कितना दिन तक किसी पर अत्याचार कीजिएगा, अधिक दिन तक करते रहिएगा, धीरे धीरे क्या होगा, निश्चित है कि वहां पर 2 वर्ग बन जाएगा। एक जो शोषित हो रहा था वो वर्ग, और दूसरा जो हो रहा था, जो शोषण कर रहा था वो वर्ग। तो वहां पे 2 वर्ग हो गए थे। जो मध्यम वर्ग थे, जो कल कारखानाओं में यानी अपने पूंजी को लगाए थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, यानी वहां पे 2 वर्ग बन गए, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग बन गए। एक पूंजीपति वर्ग और एक क्या बन गए, श्रमिक वर्ग। क्योंकि पूंजीपति वर्ग बहुत ही शोषण किया करते थे श्रमिक वर्ग पर, तो इस कारण से वहां पे 2 वर्ग बन गए, और वो दोनों वर्गों में निरंतर अपने अपने हितों के लिए क्या होने लगी, अपने अपने हितों के लिए आवाज उठाने लगी। तो उसी समय कुछ ऐसे भी विचारक थे, मूल रूप से फ्रांसीसी विचारक थे और बहुत सारे राष्ट्रभक्ति थे। उन्होंने मजदूरों की जो समस्या को देखा, उनसे रहा नहीं गया। मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विचारक, बहुत सारे राष्ट्रभक्त नेता सभी सामने आए। उसमें से सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लॉन्क, रॉबर्ट ओवन, मार्क्स एवं एंगल्स, इन सबों ने मजदूरों के दुखों को देखा। इन सबों ने मजदूरों को दुखों को देखा और मजदूरों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया, अपने विचारों के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा और अपने बुद्धि विवेक के द्वारा समाज को जागृत करने का प्रयास किया। और इन सबों ने मिलकर के ये वहां पे एक समाजवादी विचारधारा लाने का प्रयास किया, समझे ना। इस कारण से क्या हुआ, यानी समाजवाद का उदय हुआ। इस कारण से किसका उदय हुआ, यानी मजदूर लोग जो शोषित दमित हो रहे थे, इसके कारण से उनके शोषण और दमन को इन सबों ने, कौन, सेंट साइमन ने, कार्ल मार्क्स ने, चार्ल्स फोरियर ने और मार्क्स एंगल्स, उनका मित्र था मार्क्स का, एंगल्स एवं रॉबर्ट ओवन ने, ये सभी ने, लुई ब्लॉ ने, इन सबों ने देखा और इन सबों ने मिलकर के समाजवादी विचारधाराओं को लाने का प्रयास किया। अब देखिए समाजवादी विचारधारा उत्पन्न कैसे हुई आप समझ गए, यानी मजदूरों का जब शोषण किया जाने लगा पूंजीपतियों वर्गों के द्वारा, तब समाजवाद का उदय हुआ। तब किसका उदय हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। अब मैं आप लोगों को बताता हूं समाजवाद का उदय का पहला जो था वो यूटोपियन समाजवाद। वो क्या था, समाजवाद का जो पहला, आपको मैंने बता दिया समाजवाद की उत्पत्ति।
आपको मैंने बता दिया समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी बता दिया मैंने। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यूटोपियन समाजवाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूटोपियन समाजवाद क्या है। यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहते हैं। यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहते हैं, यानी यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समाजवाद विचारधारा लाने का सारा श्रेय, यानी समाजवादी विचारधारा का जो उदय हुआ है वह यूटोपियन समाजवाद यानी स्वप्नदर्शी समाजवाद। तो स्वप्नदर्शी समाजवाद का अर्थ होता है एक कल्पना किया गया कि कैसे समाज का निर्माण किया गया। यानी स्वप्नदर्शी यानी स्वप्न में सपना और दर्शी में दर्शन, यानी एक सपना किया, एक कल्पना किया कि कैसे समाज का निर्माण हो जिससे कि समाज के सभी व्यक्तियों को का हित हो, समाज में कोई भी व्यक्ति मतलब शोषित ना हो, दमित ना हो, भूखे ना रहे। यानी इसी को ध्यान में रखते हुए यूटोपियन समाजवाद यानी स्वप्नदर्शी समाजवाद का गठन किया। तो स्वप्नदर्शी समाजवाद यानी यूटोपियन समाजवाद विचारधारा का सबसे प्रमुख जो थे वो सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन। ये फ्रांसीसी विचारक थे, याद रखिएगा। सेंट साइमन यूटोपियन समाजवादी विचारधारा को लाने वाला पहला प्रारूप है। यूटोपियन समाजवाद का दूसरा नाम स्वप्नदर्शी समाजवाद है। कौन सा समाज है? स्वप्नदर्शी समाजवाद है। यूटोपियन समाजवाद के प्रमुख विचारक सेंट साइमन है। कौन है? सेंट साइमन है, याद रखिएगा। ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इस यूटोपियन समाजवादी विचारधाराओं का मानना था, यानी इनका मानना था कि समाज में एक ऐसे समाज में किसी भी व्यक्तियों को शोषण नहीं हो, समाज में किसी व्यक्तियों का शोषण ना हो, उनके कार्य क्षमता के अनुसार, अर्थात जो व्यक्ति जिसमें स्पेशलाइज्ड है यानी जिसमें दक्ष हो उसके कार्य के अनुसार उनको काम मिले, और उनको काम जो मिले काम उनको यानी उस अनुसार से उनको पारिश्रमिकी भी मिली, उनको उस अनुसार से पारिश्रमिकी भी मिले। और उसके बाद उन्हें ये यदि कोई भूखे है, कोई गरीब है, किसी को छत मकान नहीं है तो उनको घर छत मकान आदि सभी समाज के लोगों के द्वारा या जो पूंजीपति लोग हैं या जो सबल व्यक्ति हैं उनके द्वारा उन सबों को भी इन सबों का कमी को दूर करने का प्रयास करें। अर्थात सेंट साइमन का यह विचारधारा था कि समाज में जो रह रहे लोग होते हैं उन रह रहे लोगों को में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार की द्वेष कला ना हो, बल्कि एक का कष्ट दूसरे का कष्ट हो और दूसरे का कष्ट एक का कष्ट हो। यही स्वप्नदर्शी समाज के बारे में उन्होंने बोला। और उन्होंने यह कल्पना किया था कि स्वप्नदर्शी समाज यानी यूटोपियन समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें कि, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समाज हो जिसमें कि सबों का आधिपत्य हो, सबों का आधिपत्य हो और एक उन्मुक्त समाज हो यानी शोषण मुक्त समाज हो, शोषण किसी पर ना हो, शोषण मुक्त की समाज की कल्पना सेंट साइमन ने किया था। तो यूटोपियन समाजवादी में सेंट साइमन के अलावे जो थे वो आपका सेंट साइमन के जो अलावे थे वो भी बहुत सारे विद्वान थे। सेंट साइमन के अलावे भी चार्ल्स फोरियर थे, समझे ना। सेंट साइमन के अलावा क्या थे? चार्ल्स फोरियर थे। चार्ल्स फोरियर औद्योगिकवाद का घोर विरोधी था। चार्ल्स फोरियर भी यूटोपियन समाजवाद से रिलेटेड थे और वो चार्ल्स फोरियर थे जो थे वो औद्योगिकवाद का घोर विरोध करते थे। बोले कि श्रमिक लोग औद्योगिक क्षेत्र में कल कारखानाओं में जो पूंजीपति लोग कल कारखानाएं लगाए उसमें काम ना करें, उसमें वो काम नहीं करे, बल्कि वह घर में रह करके या अपने जगहों में रह करके कुटीर उद्योग और लघु उद्योग करे, ताकि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग करेगा तब जाकर के पूंजीपति लोग
एक वैल्यू देगा, श्रमिकों को एक वैल्यू देगा, एक प्रतिष्ठा देगा, तब उनको पूछेगा। लेकिन श्रमिकों लोग को यह ध्यान देनी चाहिए कि पूंजीपति के बुलावे पर नहीं जाना चाहिए, अपना कर्म अपने से रोजगार करनी चाहिए। वो घोर औद्योगिकवाद के विरोधी थे। कौन? चार्ल्स फोरियर। वो भी यूटोपियन समाजवाद से संबंध रखते थे और उनका यूटोपियन समाजवाद के संदर्भ में विचार था क्या कि हम उद्योगवाद का घोर विरोधी हैं। कौन ये बोले थे? चार्ल्स फोरियर ने बोले। चार्ल्स फोरियर ने बोला था कि हम उद्योगवाद का घोर विरोधी हैं और जो भी श्रमिक हैं वह कुटीर उद्योग करें, लघु उद्योग करें, लेकिन कल कारखानाओं में पूंजीपतियों के घर में जाकर के कारखानाओं में काम ना करें। तब जाकर, यदि कारखानाओं में काम ना करेंगे तब जाकर के वो लोग समझेंगे और मेरी कीमत को समझेंगे, तब उचित पारिश्रमिकी देंगे। तो एक और यूटोपियन समाजवादी एक और थे जिनका की नाम था लुई ब्लाउ। कौन? क्या नाम था? लुई ब्लाउ। लुई ब्लाउ बोलते थे, लुई ब्लाउ भी यूटोपियन समाजवादी थे। उनका यह मानना था कि समाज में सुधार करने के पहले राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा। लुई ब्लाउ का मानना था कि समाज में सुधार करने के पहले राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा और राजनीतिक सुधार करके ही पूंजीपतियों को दबाया जा सकता है। किसको दबाया जा सकता है? पूंजीपति को दबाया जा सकता है। पूंजीपति को तभी दबाया जा सकता है जब राजनीति में तटस्थ हो और राजनीतिक आधार पर हम सबों को एक जैसी भावनाओं में जोड़ सकते हैं। यह किसका कथन था? लुई ब्लाउ का। और एक और विचारक, ये सभी सब फ्रांस के विचारक थे। एक और विचारक थे, याद रखिएगा, फ्रांस से हटकर, जिसका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या था? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन तो श्रमिकों का देवता कहा जाता था। वो ब्रिटेन का था, रॉबर्ट ओवन। उन्होंने न्यू स्कॉटलैंड में लुमार्क नामक स्थान पर एक कारखाना खोला था। रॉबर्ट ओवन ने न्यू स्कॉटलैंड में लुमार्क नामक स्थान पर एक कारखाना खोला था और उस कारखानों में श्रमिकों को एकदम खुली आजादी दे दिया था कि आप लोग श्रमिक मेरे देवता हैं, आप लोगों के कारण से मैं इतना बड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप जो कहेंगे आपकी बातों को मानूंगा। और उनके अनुसार श्रमिकों के अनुसार वो रॉबर्ट ओवन चलते थे और रॉबर्ट ओवन जो है उचित पारिश्रमिकी देते थे। यदि कारखाना बंद भी रहता था तो भी रॉबर्ट ओवन सभी श्रमिकों को उचित मेहनताना देते थे। यदि कम मंदा भी होता था तो जो उसकी पारिश्रमिकी होती थी उसकी पारिश्रमिकी मजदूरों को दिया करते थे और उसके पैसे को भी बढ़ाया करते थे। यानी श्रमिकों को रॉबर्ट ओवन देवता माना करते थे। इस कारण से हम कह सकते हैं यूटोपियन समाजवादी विचारक में से सबसे पहले सेंट साइमन, यानी यूटोपियन समाजवाद को कुल मिलाकर के यदि पूछा जाएगा यूटोपियन समाजवाद क्या है, स्वप्नदर्शी समाजवाद क्या है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं यूटोपियन समाजवाद का दूसरा नाम स्वप्नदर्शी समाजवाद है। और इस स्वप्नदर्शी समाज के प्रणेता प्रमुख विचारक सर्वप्रथम सेंट साइमन है। सेंट साइमन ने स्वप्नदर्शी समाज की कल्पना की। उन्होंने बोला एक ऐसा समाज हो जो कि वर्ग विहीन समाज हो, समाज में सबों को एक रूपता के भाव से देखा जाए, कोई भी ऊंच और नीच ना हो, मजदूर को सताया ना जाए, जो गरीब हो उसे सभी प्रकार सभी समस्याओं से समाज के लोगों के द्वारा दुख दूर किया जाए। साथ ही साथ समाज में जो व्यक्ति जिस दक्षता के अनुसार, जिस क्षमता के अनुसार कार्य करता है, उस क्षमता के अनुसार उसे कार्य मिले और उसे उचित पारिश्रमिकी मिले। ये सेंट साइमन का विचार था। उसके बाद दूसरे जो होते हैं यानी यूटोपियन समाजवादी चार्ल्स फोरियर हैं। चार्ल्स फोरियर ने बोला था कि हम उद्योगवाद का विरोध करते हैं। उद्योगवाद का विरोध करते हैं इसका मतलब साफ उनका बोलना था कि मैं पूंजीपतियों का विरोध करता हूं, मैं पूंजीपतियों का विरोध करता हूं, मैं पूंजीपतियों को देखना नहीं। श्रमिकों लोगों को बोला आप लघु उद्योग करें, आप कुटीर उद्योग करें, लेकिन उसके उद्योग धंधे कल कारखानों में काम करने के लिए ना जाएं। तब आप लोगों को वो आपकी वैल्यू समझेगा, तब आपकी कीमत को समझेगा और तब आपको उचित पारिश्रमिकी देगी। एक और विचारक थे यानी ये चार्ल्स फोरियर के अलावा तीसरे जो विचारक थे वो लुई ब्लाउ। लुई ब्लाउ का मानना था कि मजदूरों की जो स्थिति होती है या समाज की स्थिति तभी सुधरेगी, समाज की स्थिति तभी सुधरेगी जब हमारा राजनीतिक सुधार होगा। लुई ब्लाउ का मानना था कि राजनीतिक सुधार किया जाएगा
तभी जा करके हमारा समाज का सुधार होगा। तो उन्होंने इस राजनीतिक सुधार के आधार पर मजदूरों के सुधार के बारे में कहा था, लुई ब्लाउ। और साथ ही साथ अंत में जो आपके आते हैं, यानी ये सभी थे फ्रांस के। इसके अलावे, इन सबों के अलावे फ्रांस के जो बाहर थे उनका नाम था चार्ल्स ओवन। याद रखिएगा, चार्ल्स ओवन, सबका नाम भी मैं लिखूंगा, चार्ल्स ओवन, फ्रांस के बाहर थे चार्ल्स ओवन। इनका मानना, ये क्या किए थे, न्यू ब्रिटेन के थे, न्यू स्कॉटलैंड में लुमार्क नामक स्थान पर ये कारखाना खोले थे, यानी फैक्ट्री खोले थे। और उस फैक्ट्री में मजदूरों को देवता के तरह मानते थे। बोलते थे कि मजदूर ही मेरा सब कुछ है, मजदूर नहीं है, श्रमिक नहीं है तो हम नहीं है। और श्रमिकों को उचित पारिश्रमिकी दिया करते थे, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं दिया करते थे। और साथ ही साथ समय समय पर उनकी पारिश्रमिकी को भी बढ़ाते थे। और जितनी भी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, सभी सुविधाएं मजदूरों को चार्ल्स ओवन ने दिया था। इसका मतलब यूरोपियन समाजवादी के अंतर्गत सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फोरियर हो गया, चार्ल्स फोरियर हो गया। उसके बाद लुई ब्लॉ हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ओवन, ये सभी जो थे यूरोपियन समाजवादी थे और ये सभी श्रमिकों के हित के लिए बोले। समझे कि नहीं? यूरोपियन समाजवाद तो समझ ही गए हमने। यूरोपियन समाजवाद यानी स्वप्नदर्शी समाजवाद है और इसके अंतर्गत मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो भी काम किए गए वो सभी यूरोपियन समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। समझे ना? यानी यूरोपियन समाजवाद एक प्रकार का ऐसा समाजवाद है जो स्वप्नदर्शी समाजवाद है, यानी स्वप्न के आधार पर एक ऐसे समाज की कल्पना के बारे में सोचा जाता है जिसमें कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, वर्ग विहीन समाज हो, किसी भी प्रकार का वर्ग ना हो, और पूंजीपति लोग और श्रमिक लोग, इन दोनों के बीच समरसता का संबंध हो, दोनों के बीच एकता का संबंध हो, एक का कष्ट दूसरे का कष्ट हो, यह यूरोपियन समाजवाद कहता है। और साथ ही क्या कहता है कि अपनी कार्य क्षमता, जिस व्यक्ति की जिस अनुसार से कार्य क्षमता हो उसी अनुसार से उसको काम मिले, ये यूरोपियन समाजवाद बतलाता है। तो चलिए, यूरोपियन समाजवाद समझ गए। अब मैं आप लोगों को कार्ल मार्क्स की जीवनी बताने जा रहा हूं। कार्ल मार्क्स की, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स की जीवनी बता रहा हूं और ये आप लोग पूरा जो बताया हूं आप लोग नोट करेंगे सारे स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। कार्ल मार्क्स की जीवनी को बता रहा हूं। कार्ल मार्क्स एक महान विचारक थे, वो विद्वान थे। कार्ल मार्क्स एक महान विचारक थे, विद्वान थे। और हिगल संघर्षवादी विचारक के प्रेरक थे, उनके प्रेरणा से वो आगे बढ़े थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत में, जर्मनी में कहा? राइन प्रांत में ट्रियर नगर में। किस नगर में? ट्रियर नगर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था यानी 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कहां पर हुआ था? ट्रियर नगर में। 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहां हुआ था? ट्रियर नगर में हुआ था। और एक यहूदी परिवार में, यहूदी एक धर्म होता है, यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम, यानी कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम, कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम, पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स, कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम
हेनरिक मार्क्स था। क्या था? हेनरिक मार्क्स था। तो पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स होने के कारण से कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। अपना नाम रखे थे, यानी बीच में पिताजी का नाम ये किए थे टाइटल के लिए। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। उनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, इसीलिए इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। और ध्यान दीजिएगा, हेनरिक मार्क्स जो थे एक वकील थे। कौन थे? कि हेनरिक मार्क्स एक वकील थे। और इन्होंने क्या किया था? हेनरिक मार्क्स यहूदी धर्म में इनको बहुत ही शोषण किया गया था, दमन किया था। इसलिए हेनरिक मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के पिताजी यहूदी धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिए थे। कौन से धर्म को अपना लिए थे? ईसाई धर्म को अपना लिए थे। तो फिर से मैं आपको समझाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। किसमें हुआ था? ट्रियर नगर में हुआ था। इनका पूरा परिवार यहूदी धर्म से संबंध रखता था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स रखा था। पिताजी के सम्मान के लिए इन्होंने हेनरिक मार्क्स लगाया था। कार्ल हेनरिक मार्क्स के पिताजी हेनरिक मार्क्स यहूदी धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए थे, क्योंकि यहूदी धर्म में इनको कुछ समस्या आ रही थी। समस्या के कारण से वो यहूदी धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिए। कार्ल मार्क्स 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स कितने ईस्वी में? ध्यान दीजिएगा, 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय जैसे एक विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय से विधि यानी लॉ में ग्रेजुएट हुए। क्या हुए? लॉ में जो हुए, सॉरी 1836 ईस्वी में नहीं, यानी बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ में यानी क्या किए थे? विधि से ग्रेजुएशन किए थे। क्या किए थे? ग्रेजुएशन किए थे। उसके बाद 1836 ईस्वी में उन्होंने एक अलग विद्यालय, एक बर्लिन विश्वविद्यालय, 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय उन्होंने गया था। समझे कि नहीं? कौन? कार्ल मार्क्स 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय गया और वहीं पर बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने हीगल के विचारों से प्रभावित हुआ और हीगल के विचारों से प्रभावित होकर के उनका जीवन में एक नया मोड़ आया 1836 ईस्वी में। और उसके बाद 1843 ईस्वी में बचपन की एक दोस्त थी। 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त थी जैनी से उन्होंने विवाह किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जैनी से विवाह किया। जैनी नाम की एक लड़की थी जो बचपन की मित्र थी, उसी से उन्होंने विवाह किया। उसके बाद 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स, कितने ईस्वी में? 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स को एक पेरिस में कहा? कार्ल मार्क्स को पेरिस में एक दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स से दोस्ती हुई। किससे? 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स को पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से दोस्ती हुई और ये दोस्ती जीवन भर के लिए रह गई। कार्ल मार्क्स, समझे ना? जीवन भर के लिए ये दोस्ती रह गई कार्ल मार्क्स के साथ इनका। उसके बाद कार्ल मार्क्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सबों का विचारों का इन्होंने अध्ययन किया और इन सबों के विचारों का अध्ययन करने के बाद देखा कि समाज में किस प्रकार मजदूरों को पूंजीपति लोग शोषित कर रहे हैं, किस प्रकार से मजदूरों को पूंजीपति लोग शोषित, दमित करके उन पर अत्याचार करके अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी के कारण से पूंजीपतियों के विरुद्ध कार्ल मार्क्स लिखना प्रारंभ किए। उन्होंने 1848 ईस्वी में, कितने ईस्वी में?
1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक लिखी 1848 ईस्वी में, जिसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, जिसका हिंदी होता है साम्यवादी घोषणा पत्र। किसने? कार्ल मार्क्स ने लिखा, साथ एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने भी उन्होंने साथ दिया। और इस साम्यवादी घोषणा पत्र में मजदूरों की आर्थिक स्थिति, वहां पूंजीपतियों के द्वारा जो मजदूरों पर शोषण किया जाता था और किस प्रकार से मजदूरों की स्थिति सुधरी जाएगी, उन सबों की चर्चा अपने साम्यवादी घोषणा पत्र अर्थात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 ईस्वी में लिखे थे उसमें उन्होंने लिखा था। साथ ही साथ उन्होंने 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक किताब लिखा था। यानी 1867 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक किताब लिखा था 1867 ईस्वी में, जिसे कि साम्यवादी बाइबल भी कहा जाता है। दास कैपिटल को साम्यवादी बाइबल भी कहा जाता है, साम्यवादी बाइबल भी कहा जाता है। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखा और इसमें इन्होंने मजदूरों के संदर्भ में बहुत ही सुंदर रूप से चर्चा किया और मजदूरों कैसे आगे बढ़ेंगे उनके संदर्भ में बोला। इन्होंने ये बताया कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए सारा संसार बचा हुआ है। इन्होंने इसमें सर्वहारा मजदूरों के लिए सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि मजदूर तुम सर्वहारा हो, सब कुछ हार गए हो। सर्वहारा यानी सर्व न सब और हारा न सब कुछ हार गए हो। तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा है, यानी खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार बचा है। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया, अर्थात उन्होंने बोला मजदूरों को, मजदूरों तुम एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए सारा संसार बचा है, तुम अपनी कीमत को समझो। मजदूरों को उन्होंने बताया। और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन्होंने दिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। उन्होंने पहला जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मूल्य अतिरिक्त का सिद्धांत, सबके बारे में मैं डिटेल करूंगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को उन्होंने कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में दिया और अपने जीवन में अनेकों सारी रचना किए और राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज का भी सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, उन्होंने अपने जीवन में अनेकों रचना लिखी। सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में लिखा। उसके बाद दास कैपिटल भी उन्होंने ही लिखा है। उसके बाद द होली फैमिली, मार्क्स एंगल्स के साथ मिलकर के द होली फैमिली नामक किताब भी मार्क्स एवं एंगल्स मिलकर के लिखा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक किताब, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक किताब भी कार्ल मार्क्स ने लिखा और अनेकों सारे सिद्धांत दिए। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कार्ल मार्क्स का जीवनी शुरू से अंत तक आप लोगों को याद हो जाएगा। आज इतना ही रहेगा, कल नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं पुनः इससे आगे चलूंगा। तो क्लास 10 के विद्यार्थी ध्यान दें और सभी स्टूडेंट कंपटीशन के जो छात्र हैं वो भी ध्यान दें। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। यहूदी परिवार में हुआ था, अर्थात यहूदी धर्म से संबंधित था इनका परिवार। इनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक वकील थे। बाद में इन्होंने यहूदी को छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए। इनका पूरा नाम, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है। हेनरिक, चूंकि उनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, इसीलिए पूरा नाम हेनरिक मार्क्स उन्होंने लिखा। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स अपनी लॉ से ग्रेजुएशन किए, यानी विधि से
बोन विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किए, बोन विश्वविद्यालय से। और 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय गए। कौन से विश्वविद्यालय गए? बर्लिन विश्वविद्यालय गए। और बर्लिन विश्वविद्यालय से इनका जीवन में एक नया मोड़ आया और हीगल के विचारों से प्रभावित होते हुए रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि सभी के पुस्तकों का अध्ययन किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर के एक नई रूपरेखा मजदूरों के लिए और समाज के कल्याण के लिए लिखना प्रारंभ किया। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की बचपन की मित्र थी जैनी। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की बचपन की मित्र थी जैनी से उनका विवाह हुआ और दोनों सुखी संपन्न रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। उसके बाद पेरिस गए थे 1844 ईस्वी में। तो पेरिस में इनकी दोस्ती एक फ्रेडरिक एंगल्स से दोस्ती हुई और ये दोस्ती जीवन भर के लिए उन दोनों के बीच चला, फ्रेडरिक एंगल्स के बीच। और दोनों ने मिलकर के अपने जीवन में अनेक कृतियां, अनेक पुस्तकों को लिखा और जिसमें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं, 1848 ईस्वी में लिखा। और इस पुस्तक में उन्होंने मजदूरों के दया स्थिति, मजदूरों की शोषण की स्थिति, मजदूरों में कैसे सुधार हो इसकी स्थिति, इन सबों के बारे में उन्होंने लिखा था। साथ ही साथ 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा और दास कैपिटल को साम्यवादी बाइबल कहा गया। इसमें उन्होंने बोला था मजदूरों के लिए सर्वहारा वर्ग का प्रयोग, सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया था। मजदूर के बारे में बोला था कि दुनिया के मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये दुनिया के मजदूर है, तुम एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कोई चीज नहीं बचा है, पाने के लिए सारा संसार बचा हुआ है। और कार्ल मार्क्स ने ही धर्म को अफीम बोला था। पूछेगा धर्म को अफीम एक नशीली पदार्थ होते हैं, यानी मादक पदार्थ होता है। बोला कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स ने इस बात को बोला था क्योंकि धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होते हैं, जिससे कि समाज का बंटवारा होता है, समाज का विभाजन होता है। इसलिए उन्होंने बोला था धर्म एक अफीम है, यानी धर्म जिस प्रकार नशा कर लेने के बाद कुछ नहीं सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार धर्म के आधार पर अपना धर्म सर्वोधर्म है, इसके आधार पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बोला था। और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसके बाद दास कैपिटल, द होली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखे थे। और साथ ही साथ अनेकों सिद्धांत भी दिए थे, जिसमें कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसके बाद मूल्य अतिरिक्त का सिद्धांत, वर्ग विहीन का सिद्धांत, अतिरिक्त वर्ग विहीन का सिद्धांत, यानी वर्ग विहीन समाज की स्थापना। इन सबों के सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। और संपूर्ण इतिहास को इन्होंने बताया था कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और इन्होंने बोला था कि जो भी समाज रहा है उन सबों में वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला आदिम साम्यवादी युग, पहला क्या बोला था? आदिम साम्यवादी युग। दूसरा इन्होंने बोला था, यानी आदिम साम्यवादी के बाद सामंतवादी युग, सामंतवादी युग के बाद आदिम साम्यवादी युग के बाद दासत्व युग बताया था। मैं सबको चर्चा करूंगा। दासत्व युग के बाद सामंतवादी युग बताया गया था, सामंतवादी युग के बाद पूंजीवादी युग बताया गया था, और पूंजीवादी युग के बाद फिर समाजवादी युग बताया गया था, यानी समाजवादी युग। इनकी चर्चा किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। संपूर्ण इतिहास को 5 इतिहास को इन्होंने बोला था। संपूर्ण आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और संपूर्ण इतिहास आज तक का जो है वो 5 वर्गों में, 5 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा पूंजीवादी युग, और अगला 5वां जो है समाजवादी युग माना था। और इन्होंने जो भी बोला था एक तटस्थ और ऐसा लगता था एकदम वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, और वो सारी चीज सही हुई। कार्ल मार्क्स के विचार आज भी प्रासंगिक है। तो आज के क्लास में इतना ही। बताएं आज की क्लास कैसी रही, आप लोग मुझे नोट करके बताएंगे।